श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं भजाम्यहम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोधानन्दं च कल्याणम् अच्युतानन्दमात्मजं सच्चिदानन्दमात्मजं निर्मलानन्दगुरुम्। नमस्ते। अभी कोविड-19 का ये जो सेकेंड वेव आया है, फर्स्ट वेव से बहुत तेजी से आया है। पहली बार जब आया था तो सभी लोग इतना ज्यादा उसके लिए कॉन्शियस नहीं था और इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं था, कंडीशन भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं था और वो तकरीबन मॉडर्न मेडिसिन और उसके इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी से उसको एक हद तक वो मैनेज भी किया था। लेकिन अभी जो सेकेंड वेव जो आया है, ये ना ही मॉडर्न मेडिसिन का हाथ में टिक रहा है और ना ही उसको हमारा गवर्नमेंट, क्योंकि इतना हाई पॉपुलेटेड कंट्री को इतना ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करना वो प्रैक्टिकली एकदम पॉसिबल भी नहीं है। तो ये सारे चीजों के कारण और दूसरे एकदम डेथ रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले बुजुर्ग लोगों से ज्यादा होते तो अभी युवा लोगों को भी कोविड लेके जा रहे हैं। इसमें एक 20% हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं या 30% कमी के कारण, लेकिन मैं कहूंगा बाकी 70% जो लोग क्रिटिकल में जा रहे हैं और सीवियर होके डेथ वो खुद इनवाइट कर रहे हैं कई कारणों से, उनका गलतियों का कारण से ये बाकी 70% डेथ हो रहे। अगर वो चाहे या अगर हम चाहते हैं तो हमको ये 70% लोगों को हम बचा सकते हैं, अभी भी बचा सकते हैं। तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे, हम उसका कैसे क्या करेंगे, ये इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद का एक इस तरह के एक कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी गवर्नमेंट और जनता परेशान होते समय आयुर्वेद का महत्व वो बहुत ज्यादा ही है। दूसरा, हमारा भारत का जितना भी सारे निवासियों हैं उनको सारा आयुर्वेद औषध साथ में हो चुका है। उनका ग्रैंड पेरेंट्स और उसका पेरेंट्स पीढ़ियों से औषध साथ में हुआ, जो साथ में हुआ औषध क्रिटिकल समय में बहुत ही अच्छा रोल करते हैं। तो इस तरह का देखे जाएंगे तो भी आयुर्वेद को एक इम्पोर्टेंट रोल है। तीसरा, जो गरीब लोग जो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते हैं तो उनको लाखों लाखों रुपया का खर्चा करना पड़ते हैं, तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है, डेथ के अलावा उनको और कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा लोगों के बहुत ही सिंपल और सरल मेडिसिन से जो 100, 200, 300 रुपये का अंदर हम उनको बचा सकते हैं। तो इसलिए हर तरह से देखेंगे तो आयुर्वेद अभी का कंडीशन में काफी कुछ कर सकते हैं। कोविड-19 एक पहले पैंडेमिक नहीं है जो आयुर्वेद फेस कर रहे हैं। इसके पहले कई सारे पैंडेमिक डिसीजेस आया है और मोस्ट ऑफ सारा इस तरह का डिसीजेस जो है फीवर के साथ जो सिम्टम्स आते हैं वो तकरीबन सामान्य लक्षण के साथ आते हैं। आयुर्वेद ज्वर का 10 तरह का उपद्रव बताते हैं। श्वास हित्मा भ्रमा अनाह दौर्बल्य कामिला, है ना, सर्दी कासोदि सारश्च ज्वर उपद्रव दशा, है ना। ये जो सारा जो दशा उपद्रव है, श्वास कास हित्मा आनाह भ्रम और दौर्बल्यता कामिला सर्दी अधिसार, ये जो
उपद्रव आयुर्वेद बताया है ज्वर का। मुझे नहीं लगता है कि आज तक जितना भी सारा फीवर आया है इसका हट के एक 11वां उपद्रव देखने को मिला है। और इस तरह के एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए इवन ये एक मॉडर्न सिनेरियो में भी बहुत मुश्किल है। तो हम केवल एक्साइटेड ही हो सकते हैं कि हमारे आचार्य लोग उस समय का उनका जो रिसर्चिंग मेंटालिटी और उस समय के एजुकेशन का क्वालिटी, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल वगैरह के ऊपर हम केवल प्रणाम कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। आयुर्वेद बोलते हैं चरक महाप्रभु ने, शाश्वतोयम इति आयुर्वेदः अनादित्वाद भाव स्वभाव नित्यत्वाद स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद। ये श्लोक हम कई बार हमारे ग्रुप में अलग अलग लेक्चर में हम ये बार बार रिसाइट करते हैं। आयुर्वेद शाश्वत है, ये बोलने के कारण सिर्फ इसलिए नहीं कि ये भारत में जन्म हुआ है, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि आयुर्वेद वेदों को उपवेद है इसलिए आयुर्वेद को शाश्वत माना है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आयुर्वेद का सिद्धांत का कारण आयुर्वेद को शाश्वत माना है। आयुर्वेद को शाश्वत मानने का कारण उसका द्रव्य का स्वभाव संसिद्ध लक्षणता और भाव स्वभाव नित्यता। द्रव्य का भाव स्वभाव नित्यता, यह आयुर्वेद को शाश्वत बनाने का मुख्य कारण। 2000 साल पहले हमारे आचार्य लोगों ने ग्रंथों में जितना भी सारा दवाइयां बताया गया है, वो दवाइयां अलग अलग समय के म्यूटेशन होके अभी 2000 साल के बाद आज भी वही एक ड्रग उसी जो बताए हुए बीमारी में उसी बताए हुए मात्रा में आज भी इफेक्टिव है, और वो सिर्फ उसका भाव स्वभाव नित्यता के कारण है। मॉडर्न में जितना भी एंटीबायोटिक्स है 15 साल से ज्यादा उसको उम्र नहीं है। 15 साल के बाद सिर्फ ये नहीं है कि वो दवाई काम नहीं करते, बल्कि वो मार्केट में अवेलेबिलिटी भी नहीं होते। मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में 39th एडिशन में उन्होंने साफ साफ ये बताया भी है। तो इसलिए आयुर्वेद का जितना भी जो ज्वर चिकित्सा में और बाकी भी किसी भी प्रकार का चिकित्सा में जो द्रव्य हमारा आचार्य ने बताया गया है, वो द्रव्य आज भी भले वो जो पीलिया पहले का पीलिया नहीं रहा होगा अभी, पहले का ज्वर नहीं रहा होगा अभी, लेकिन वही द्रव्य उसका भाव स्वभाव नित्यता का कारण आज भी उतना ही इफेक्टिव है। कोविड-19 ये भी आयुर्वेद के लिए एक बहुत बड़ा डील नहीं है, अगर हम उसको आयुर्वेद का नजर से उसको अगर पढ़ने का, सीखने का और प्रचार करने का कोशिश करेंगे तो। आयुर्वेद सबसे ज्यादा आयुर्वेद का जो लंबा अध्याय वो ज्वर चिकित्सा है। बृहत्त्रयी में तीनों ग्रंथ मिलाकर लाखों दवाइयां ज्वर केवल ज्वर चिकित्सा में आयुर्वेद बताए, क्योंकि जितना आयुर्वेद ज्वर चिकित्सा को पढ़ा है उतना ना ही मॉडर्न पढ़ पाया है, न अभी आने वाला 1000 साल और पढ़ पाएंगे। इसलिए कोविड-19 हो या कोविड-20 हो, इस तरह का आगंतुजा या नॉर्मल कोई भी ज्वर हो, वो ज्वर को जितना आयुर्वेद मैनेज कर पाएंगे उतना किसी भी प्रकार का पद्धति मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हम सभी आयुर्वेद वैद्य को पहले होना जरूरी है। आयुर्वेद एकदोष ज्वर, संसर्ग ज्वर, सन्निवात ज्वर, आगंतुज ज्वर, इस तरह का अलग अलग ज्वर बताते हैं। अभी हम कोविड-19 अगर हम देखे जाएंगे तो उसको कोरिलेट करेंगे तो उसको एक आगंतुज सन्निवात ज्वर का सारा लक्षण से मिले जुले हुए है।
सन्निबाध अलग अलग तरह का सन्निबाध ज्वर बताया गया है। वो सन्निबाध ज्वर का जो सामान्य लक्षण है, दौर्बल्यता, वीकनेस, इंसोम्निया, इंटरमिटेंट फीवर या तीव्र ज्वर, श्वास कास, संन्यास, मदमूर्छा, ड्राइनेस, रुजिक्षय, बर्निंग पैरेस्थेसिया, कर्णमूल, ये सारा सन्निबाध ज्वर का सामान्य लक्षण है। सन्निबाध ज्वर में तरह तरह का अलग अलग तरह का सन्निबाध बताया गया है। उसमें 90% सन्निबाध ज्वर में श्वासकास बताया है। फिर भी वहां पे सन्निबाध में कफ प्रधान सन्निबाध ज्वर, ये हमको अभी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कफ प्रधान सन्निबाध ज्वर में विशेष बताया गया है अरुचि या रुजिक्षय, छर्दी और अम्ल पित्त जैसा कंडीशन, कंबन, भ्रम, दौर्बल्यता और श्वास कासा और ज्वर, ये सारा कफज सन्निबाध ज्वर का विशेष लक्षण है। इसके अलावा अभिन्यास, प्रलाप, संदिगा, जिह्विगा, इस तरह का अलग अलग तरह का सन्निबाध ज्वर है। उसमें सब जिह्विका ज्वर में, जिह्विका सन्निबाध ज्वर में है तो वहां पे जीवान में छोटी छोटी दाना होते, कर्णिका में कर्णा मूल श्वाफ होते, अंधग सन्नी, प्रलाप सन्नी, इस तरह का करके अलग अलग तरह का सन्निबाध ज्वर बताया गया है। वो सारा सन्निबाध ज्वर का एक एक करके हम अभी विस्तार से नहीं बता रहे। और आगंतुज, यहाँ पे कृमि, आयुर्वेद में आगंतुज में भूत ग्रह बाधा भी बताया गया है। भूत वर्ग आज का समय में देखें जाए एक तरह का वायरस, हम इसको इसके हिसाब से कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले यूट्यूब में अथर्ववेद का एक कृमि प्रकरण अध्याय का कुछ सूक्त लोग शेयर किए हुए देखा था कि ये रिसाइट करने से कृमि नाशन होगा। कृमि प्रकरण या कृमि के बारे में सबसे ज्यादा अथर्ववेद हमें बताते हैं। अथर्ववेद कृमि प्रकरण में 300 के ऊपर मेडिसिन और 150 को ऊपर कृमि के बारे में बताया गया है। दृष्टाः, अदृष्टाः, अत्रिः, पिशाचः, इस तरह का करके अलग अलग तरह का कृमि के बारे में। तो ये नाम सुनते समय हमको लगते हैं कि ये कुछ मंत्र तंत्र से जुड़े हुए। दृष्टाः जो हम देख सकते हैं, अदृष्टाः जो हम नहीं देख सकते हैं, पिशाचः, पिशम अदिति पिशाचः, मतलब जो मांस के अंदर घुसकर जो होने वाले कृमि, इस तरह का अलग अलग तरह का कृमि के बारे में उसका मेडिसिन भी अथर्ववेद अंतर्गत आपको मिल जाएगा। सन्निबाध ज्वर, वो कफज सन्निबाध ज्वर हो या किसी भी प्रकार का सन्निबाध ज्वर हो, सन्निबाध ज्वर का पहले चिकित्सा सूत्र ये है कि आपको पहले कफहर औषध से पहले आपको कफ को जीतना है, उसके बाद पित्तहर औषध से पित्त को जीतना है और आखिर आपको वादहर औषध से वाद को जीतना है। इस तरह का करेंगे तो सौदो शुद्धि भी होंगे और प्राणवायु में आवरण हुआ कफ को भी वहां पे मुक्ति मिल जाएगा। अभी ये कोविड-19 एकदम क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पेशेंट एकदम SpO2
नीचे होके, या वायरल न्यूमोनिया होके, फाइब्रोसिस होके पेशेंट बहुत जल्दी मृत्यु तक क्यों पहुंच रहे हैं, या आते ही 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर ये होने का कारण क्या है? उसका कई कारण है इस तरह का होने का। केवल वो कोविड-19 का एक रोग जो है उसका तीव्रता का कारण सिर्फ वो नहीं है। पहले कारण, ज्वर आते ही पैरासिटामोल और अन्य अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स का सेवन, ये इस तरह का कंडीशन में लेकर जाने का एक मुख्य कारण है। कारण ज्वर में केवल संदाप कम करने से ज्वर और ज्वर का बाकी उपद्रव और उसका बाकी जो इंटरनल परिवर्तन जो हुआ है वो सही नहीं होते। पैरासिटामोल जैसा एक ड्रग एकदम टेम्परेचर डाउन करने के लिए जब पेशेंट लेंगे तो वहां पे उसको संदाप नहीं होंगे। पेशेंट एक गलत फहमी में आएगा कि मुझे बुखार नहीं है, और वो उनका जो इच्छा है, उनका पसंद के अनुसार वो खाना खाएंगे, उनका पसंद के अनुसार वो काम में जाने के लिए शुरू करेंगे, और जो कुछ करना है वो सब कुछ वो करेंगे। एंटीबायोटिक्स लेते समय भी एकदम उसको टेम्परेचर को सप्रेस करते समय, इस समय ज्वर में जो बनी हुई है ये आम वहां पे पाचन हुआ नहीं है, दोष वहां पे पाचन होकर मलपाग हुआ नहीं है। उस समय इस तरह का औषध अंदर जाते समय वो औषध आम के साथ जुड़कर, वो औषध का वीर आम के साथ जुड़कर वो उल्टा पूरा आम बनकर पूरा शरीर में जहर जैसा काम करेंगे और पूरा स्रोतस को अवरोध करेंगे। तो कुछ ही दिन का अंदर ये जो नव ज्वर है ये सन्निबाध ज्वर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, नव ज्वर का पालन के लिए स्पेशली कफत ज्वर में और सन्निबाध ज्वर में सभी लंघन का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये आम को पाचन करने के लिए वो लंघन न करते हुए वहां पे जो इच्छा पड़े वो सब कुछ खाने का कारण ये आम और बढ़ के वहां पे सन्निबाध ज्वर में कन्वर्ट होकर मृत्यु पेशेंट को दिला सकते हैं। क्योंकि अम्लम तैलम गुणम सौद्रम स्नानम गव्य चतुष्टयम नवज्वराभितप्नानाद सन्निबाध भयदव। आयुर्वेद एक नवज्वर किस तरह से सन्निबाध ज्वर में कन्वर्ट होता है इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से हमें बताया गया है। दुख की बात यह है आयुर्वेद डॉक्टर भी इसको पालन नहीं करते। ज्वर आते ही इस तरह का कोई मॉडर्न ड्रग्स ले लेंगे, पैरासिटामोल के साथ अमृतोत्तरम कषायम है, या तो फल फ्रूट और जो चीज सन्निबाध में कन्वर्ट हो सकता है वो सारा हेतु हम करते हैं। तो इसका सारा क्रेडिट कोविड के लिए नहीं है, ये सब हमारा गलतियों के कारण है। अम्ल मना है, अम्ल मतलब वहां पे नींबू, खट्टा छाछ मना है, दही मना है, जितना भी सारा है जो खट्टे चीज है वो सभी चीजें मना है कम से कम पहले 7 दिन तक। तेल और तेल से बनी हुई सारे चीजें, मीठा, गुड़ और शहद और शक्कर, ये सारा चीजें मना है। शीत पानी, जो ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स,
इवन नारियल का पानी भी मना किया है। और सबसे ज्यादा आजकल लोग जो ये फीवर स्टार्ट होते ही नारियल का पानी पीते हैं और उनको लगता है कि वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी नहीं, वो उनका ऊबर का टिकट बुक करने के लिए ये सब कर रहे हैं। दूध और दूध की बनी हुई सारे चीजें, भले वो दूध हल्दी मिलाते हो या आप दूध में कुछ भी मिला लो, लेकिन दूध नवज्वर में सख्त मना है। मक्खन मना है और घी भी मना है। व्यायाम करना, स्पेशली अभी का मौसम में वैसे ही मना कर रखा है और ऊपर से नवज्वर में व्यायाम करना और मैथुनम, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये भी कोविड सस्पेक्टेड हो या पॉजिटिव नहीं है, उनको बुखार भी हो, उन लोग बिल्कुल भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना नहीं है। ओजक्षय हेतु हो जाएगा, सन्निबात हेतु हो जाएगा, बाधा प्रकोप होते हुए बाकी आपको संसर्ग दोष के साथ वहां पे वो सन्निबात तक पहुंचने के लिए एक ही कारण काफी है। काम क्रोधादि विकार जितना भी है वो सारा चरक जी ने ओजक्षय का लक्षण के साथ भी ये सब बताया गया है। तो इस तरह का चीजें भी करना नहीं है। फल फ्रूट, कितना भी फल फ्रूट है, किसी भी प्रकार का फल फ्रूट खाना नहीं है। पोहा खाना नहीं है। ये सारा चीजें पहले 7 दिन का अंदर, बुखार मतलब कुछ लोग बहुत चालाकी से बोलते हैं मुझे बुखार नहीं है, दिन में 3 बार पैरासिटामोल खा के 4 बार एंटीबायोटिक खा के आपको बुखार नहीं है, तो वो आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आपको ज्वर नहीं है। तो उनको भी ये नवज्वरा रोगी ही मान के उसको वहां पे ट्रीटमेंट करना है। और इस तरह की चीजें करेंगे, वहां पे धातु भाग हो जाएगा। धातु भाग हो जाएगा तो सन्निबात हेतु 7वां 10वां या 13वां दिन में मृत्यु गारंटी है। तो ये सारे चीजें कोविड का तीव्रता के कारण नहीं है। कोविड को हम आयुर्वेद के हिसाब से हम उसको समझ के हम उसको उसी हिसाब से, उस सीरियसनेस से जो हमारा आचार्य लोग ने बताए हुए, वो उसको हमने नियम अनुसार के साथ हम पालन नहीं करते हैं, उस कारण मृत्यु होते हैं। और उसका क्रेडिट भी हम कोविड को देते हैं। और तीसरा कारण जो कोविड बढ़ने का, इस तरह के अफवाहें फैलाते हैं लोग, नींबू का रस सुनना या कुछ और करना, ये करना वो करना, और कहीं ना कहीं जान अनजान से हम आयुर्वेद डॉक्टर्स भी इस चीज में फंस जाते हैं। बल्कि हम सभी जानते हैं आयुर्वेद ज्वर चिकित्सा में सबसे ज्यादा दवाइयां बताया गया, सबसे ज्यादा नियम बताया गया है। ये सारा चीजों को हवा में उठाकर हम इस तरह का कोई प्रयोग के पीछे जाते समय, वहां पे केवल आप नहीं है, वहां पे पूरा आयुर्वेद समाज को और पूरा जनता के सामने, पूरा दुनिया के सामने आयुर्वेद गलत हो जाते हैं। इसलिए इस तरह का किसी भी प्रकार का चीजें आप लोग मत करिएगा, क्योंकि आप इसको समझ के आयुर्वेद के हिसाब से विचार करके ट्रीटमेंट करेंगे तो कोविड-19 बिल्कुल भी एक ऐसा समस्या नहीं है जो आयुर्वेद मैनेज नहीं कर सकते। तो एक ऐसा वैद्य या ऐसा डॉक्टर, हमारा सामने क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारा फर्ज क्या है? हमारा पहले फर्ज ये है लोगों को एजुकेट करना। आपको ये चीज नहीं करना चाहिए, आपको लंघन का आवश्यकता ये है, आपको पहले 7 दिन इस तरह का करना नहीं चाहिए, आपको एंटीबायोटिक पैरासिटामोल इस तरह का चीजें आपको शुरुआत में ही, आप इस तरह का प्रॉब्लम होते ही आप इस तरह का लेना नहीं चाहिए। इस तरह का एजुकेशन है उसका पहले, सबसे पहला चिकित्सा शुरू। हम अलग अलग तरह का दवाइयां शेयर करने से कई गुना बेहतर है आप लोगों को इस तरह का एजुकेट करेंगे, उसको अवेयरनेस करेंगे,
तो आधा लोग हॉस्पिटल पहुंचने से आपको केवल इस तरह का आपको लोगों को जनता को एजुकेट करने से आपको बचा कर सकते हैं। दूसरा, जो रोग उसका प्रारंभ दशा से ही उसको इलाज करना। हमने ये पहले जो कोविड-19 का जो लेक्चर किया था तभी भी हम बताया था, आयुर्वेद वैद्य होकर हमको सबसे ज्यादा काम वहां पे करना है जो लोग जस्ट कोविड पॉजिटिव हुआ है और उनको इस तरह का जो अव्यक्त लक्षण है, जो व्यक्त लक्षण हुआ नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उसी समय में और उस लोगों तक हमको पहुंचकर उनको वहीं हम इलाज करेंगे बहुत सी गिने चुने दवाइयों से, बहुत ही सरल औषधों से केवल 3 या 4 दिन में हम पेशेंट को बिल्कुल स्वस्थ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस तरह का करेंगे तो हमारा सरकार का ऊपर लोड नहीं आएंगे, जनता को कोई खर्चा नहीं होंगे, कई सारे लोगों को हमको मृत्यु से बचाव भी कर पाएंगे। तो हमारा पहला लक्ष्य एजुकेट करना, दूसरा लक्ष्य प्रारंभ दशा से ही उन लोगों को ट्रीट करना, ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। दूसरा, केवल औषध नहीं है, साथ के साथ धूबन करने का आवश्यकता। अष्टांग हृदय में ज्वर चिकित्सा में अपराजित धूम चूर्णम अगर ये मिल सकता है तो सभी पेशेंट को शाम का समय में और सुबह का समय में अपराजित धूम चूर्णम से वो जो पेशेंट का जहाँ पे रहते हैं वहां पर और उसका आसपास एरिया में धूबन करने के लिए जरूर आप बता दीजिएगा। उसमें केवल ज्वर नहीं है, दृष्ट और अदृष्ट कृमि को भी, वायरस को भी नाशन करने के लिए अपराजित धूम चूर्णम काफी है। अपराजित धूम नहीं मिलते हैं तो अभा मार्ग से धूबन कर सकते हैं, गुग्गल और लोबान से धूबन कर सकते हैं, या जो हवन द्रव्य है 108 द्रव्य उससे हम धूबन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार को। लेकिन धूबन करने का एक आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कंपलसरी आप उसको उतना ही इंपॉर्टेंट दे दीजिएगा। दूसरा, बिल्वादी गुलिका। बिल्वा अभी हम आगे बाकी अलग अलग स्टेजेस का चिकित्सा बता देंगे, लेकिन अभी कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप ध्यान रखना चाहिए। बिल्वादी गुलिका ऐसा एक ब्लस्ड ड्रग है। बिल्वादी गुलिका अष्टांग में भी है, शास्त्र योग में भी है। बिल्वादी गुलिका विषम ज्वर में विशेष बताया है, सारा जांगमा विष में और गर विष में इसमें भी बताया गया है। इसके अलावा अजीर्ण जैसा आम दोष में भी बताया गया है बिल्वादी गुलिका, और बोध ग्रह बाधा जैसा प्रॉब्लम में भी बताया गया है। तो अभी का कंडीशन में ये सारा चीजें कोविड में होते हुए बिल्वादी जैसा एक योग हमें मिलना मुश्किल है। तो बिल्वादी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे हम सभी कोविड पेशेंट के हम आंखें बंद करके दे सकते हैं और देना चाहिए। दूसरा, जीरा पानी का अनुपान और जीरा चूर्ण का प्रक्षेपण, क्योंकि हमने आने वाला अभी दवाइयां बताते समय भी पहले कई सारा बताइए दवाइयों में भी हम आप लोग नोटिस किया होगा, गोलियां जीरा पानी के साथ लेना या कषाय में जीरा पीस कर डालना, ये बताते हैं। जीरा यहाँ पे ऐसा एक योग प्रक्षेपण का रूप में आप कोई भी दवाई उसको देते समय उसको युक्ति के अनुसार आप दे देंगे तो वहां पे एक तो वो रोग का वेग को रोकते हैं, रोग आगे बढ़ने के लिए जीरा रोकते हैं। दूसरा, श्वासकाश में उसको एकदम उसको वहां पे प्राणवायु को बचाने के लिए भी ये जीरा बहुत ही कार्य करते हैं। तीसरा जो प्रक्षेपण है ब्रेस्ट मिल्क सिवियर सन्निपात कंडीशन में कन्वर्शन सारे प्रलाप लक्षण सारे आ रहे, पेशेंट बिल्कुल बच नहीं पाएंगे, ऐसा कंडीशन में ब्रेस्ट मिल्क का प्रक्षेपण अनुपान से जो भी ड्रग्स देते हैं वो रामबाण जैसा काम करते हैं और पेशेंट का जान
बचा देते हैं। अदरक का रस, जहाँ पे भी शहद बताया गया है वहां सब अभी का कंडीशन अदरक का रस लेना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे पेशेंट को संदाब ज्यादा है सन्निपात में। जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है वहां पे जीरा 2-3 दिन लेकर उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वहां पे एरंड का तेल मिला सकते हैं। अभी हम एक 3 कैटेगरी के हिसाब से हम कोविड को कैसे मैनेज करेंगे। तो पहले जैसा हमने बताया कि प्रारंभ दशा में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में हम पेशेंट को करना चाहिए। शुरुआत मतलब पेशेंट को हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, पीने से जैसा सर्दी है, थोड़ा सा बहुत खांसी वगैरह आ रहा है, इतना कोई विशेष नहीं है, श्वास वगैरह नहीं है, और उस कंडीशन में ये हर पेशेंट को आते हैं। वो एक तीसरा 14 दिन में फिर सीवियर मोड पे जाते हैं। वो ये 3 दिन में उनका जो आहार विहार और वो जो क्या उपचार करते उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो कंडीशन में बहुत कुछ कर सकता है एक आयुर्वेद वैद्य। वो इवन एक आयुर्वेद स्टूडेंट भी वहां पे बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले जो चीज है पेशेंट को एजुकेट करना, इस तरह का हल्का सा बुखार आते हुए भी कोविड पॉजिटिव आया तो एकदम जाके पैरासिटामोल लेना, एंटीबायोटिक लेके खुद का मृत्यु खुद मत आप इन्वेट करो। और जितना भी सन्निपात हेतु का जो आहार विहार बताए उसमें सबके आपको दूर रहो, लंघन करो। साथ के साथ आप वहां पे उनको पीने के लिए गर्म पानी देना है। केवल पित्त ज्वर में गर्म पानी का जरूरत नहीं है, षडंगा पानी दे सकते हैं, नहीं तो बाकी सारा कंडीशन में गर्म पानी पीने के लिए। और खाने के साथ छाछ सौंठ मिलाकर उबालकर, छाछ ठंडा पीने के लिए देना नहीं है, छाछ जो खट्टा नहीं है वो वाला छाछ एक टुकड़ा सौंठ मिलाकर उबालेंगे, उबाल के वो छाछ खाने के बाद और खाने से पहले जब भी उनको पीना चाहिए खाने के साथ वो छाछ उसको देने के लिए दे दीजिएगा। जहां पे पेशेंट को ज्यादा टेम्परेचर है, शुरुआत में बुखार ज्यादा है, तो मुस्ता परपड़गा, देवदारू, सौंठ और चिरायता का कषाय, ये कषाय टोटल सारा द्रव्य 30 ग्राम टोटल मिलाकर 4 ग्लास पानी में उबाल के 1 ग्लास करके आधा आधा ग्लास दिन में 2 बार पिएंगे। एक 3 दिन भी पिएंगे तो वहां पे आम का पाचन हो जाएगा और उनका जितना भी सारा जो रिपोर्ट्स है वो भी नॉर्मल आ जाएगा और रोग का वेग वहीं रुक जाएगा और आगे जाएगा नहीं है। और ये पूरा मुस्ता परपड़क देवदारू और सौंठ वगैरह नहीं पूरा नहीं मिला तो वहां पे अगर पेशेंट का वहां पे केवल सौंठ और धनिया है तो एक 10 ग्राम सौंठ और 20 ग्राम धनिया ये मिलाकर एक 4 ग्लास पानी में उबाल के आधा आधा ग्लास करके लेंगे तो आम का कंडीशन भी, संदाब भी और ज्वर भी सारा सही हो जाएगा। अमृतोत्तरम कषाय ये भी हम दे सकते हैं, लेकिन अमृतोत्तरम कषायम वगैरह अमृता, हरिदगी, सौंठ ये 3:2:1 रेशियो में है अमृतोत्तरम कषाय। उसको भी जरूरत पहले 3 दिन उसका देने का जरूरत नहीं पड़ते, अगर पड़ते उस समय अगर है तो आपको दे सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत पड़ते नहीं है। और आयुर्वेद नवज्वर में कषाय भी देने के लिए मना किया है, लेकिन अभी का कंडीशन में अगर हम देखे जाएंगे तो अगर आपको देना है तो घर पे उबाल के पीनेंगे तो क्या ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनीज वगैरह वो ज्यादा गाढ़ा बना के बनाते हैं तो वो गुरुत्व ज्यादा होते हैं कषाय का, तो वो एकदम फर्स्ट कंडीशन में वो देना भी उचित नहीं है। फिर भी और कोई ऑप्शन नहीं है तो दे सकते हैं। और अमृतोत्तरम कषाय में बुखार ज्यादा है तो वहां पे वेटुमारल गुलिगा या सुदर्शन वड़ी वगैरह भी मिलाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा नवज्वर में पहले 7 दिन तक त्रिगडु, 3 भाग, धनिया, सेंधा, नमक और हींग ये सभी चीजें
5-5 ग्राम लेना, त्रिगुण एक एक चीज 5 ग्राम लेना है। टोटल 5 ग्राम लेंगे तो 30 ग्राम हो गया। उसमें खड़ा मूंग अच्छे से सेक के उसके बाद उसको पीसना है। पीस के 30 ग्राम खड़ा मूंग का जो पीसे हुए पाउडर और ये टोटल 30 ग्राम, ये मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी में मिलाकर या ऐसे ही लेते रहेंगे। तो जिसको अरुचि है, मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, उसका टेस्ट आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर ही। दीवन पाचन है, भूख अच्छे से हो जाएगा, शरीर का हेवीनेस चले जाएगा और बुखार का जो दौर्बल्यता है, जो वीकनेस है, वो भी चले जाएगा। कासा श्वास भी अगर है पेशेंट को, उस कंडीशन में कटफलम, पुष्कर मूल, कर्कटक श्रृंगी, त्रिगुण दुष्पर्श, कृष्णा जीरा, ये इक्वल रेशियो में लेकर पीस के थोड़ा थोड़ा शहद के साथ देंगे तो कितना भी श्वासकाश होते हैं स्टार्टिंग में अगर ये देते हैं तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं है। होल ग्रीन मूंग दाल ही बोल रहा है, या केवल पिपली और शहद मिलाकर भी दे सकते हैं। और सौंठ, खंडगारी, अभामार्गा, दुष्पर्श और पिपली मूल, इसका जो कषाय है, इस भी आप ये भी एक पहले 3 से 7 दिन तक का जो समय में दे सकते हैं। ये सारा मेडिसिन देने का जरूरत नहीं है, बहुत अलग अलग ऑप्शंस इसलिए बता रहे हैं कि आपका वहां का अवेलेबिलिटी के साथ आपको इसमें कोई भी एक दवाई काफी है, ये सारा दवाइयां देने का जरूरत नहीं है। इतना दवाइयां शुरुआत में होते हैं, कोई अवलेह का जरूरत नहीं है, कोई रसौषधि का जरूरत नहीं है, कोई पैरासिटामोल का जरूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है। यही चिकित्सा करना है पहले 3 दिन। पहले 3 दिन जो 72 आवर्स है, ये 72 आवर्स कोविड पेशेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल आवर्स है। अगर वो पेशेंट आपका बात माना और आपको इस तरह का करके उनको दोष पाचन कर पाया, माला पाक हो गया, तो वहां पे फिर कोविड मैनिफेस्ट होके कभी नहीं आ सकते। तो इसलिए इसका सीरियसनेस पहले आपको समझना है और पेशेंट को आपको समझाना है। बस इतना दवाइयों से, ये सभी दवाइयां आप कहीं पर भी हो, आप लोगों को बहुत आसानी से मिलने वाला दवाइयां हैं। ये दवाइयों से ज्यादा बाकी ये सारा चीजों पेशेंट को समझाना है, यही सबसे बड़ा सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी इसमें जो लोग हैं या इस तरह का आचरण नहीं करने का कारण, सन्निपात हेतु का सारा आहार विहार लेने के कारण, एक्सेस एंटीबायोटिक पैरासिटामोल लेने के कारण और भी कई कारणों के अगर उनको उपशय नहीं मिला और प्रॉब्लम बढ़ते गया, एक सेकंड स्टेज अगर हम थोड़ा सा एक आइडिया मिलने के लिए, SpO2 एक 85 to 95 का बीच में आ रहा है, CRP है और अदर सारा मार्कर्स जो है वो सारा आने लगा है, संदाब है, श्वास है, खास है, अरुचि है, ये सारा जो पहले जो अव्यक्त लक्षण है वो सारा व्यक्त लक्षण में आने शुरू हुआ है। पेशेंट एक मॉडरेट लेवल में पहुंच गया है। इसी कंडीशन में ही पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए उनको सलाह देते हैं। धीरे धीरे रक्त आश्रित रक्त धातु में भी सन्निपात का असर होने शुरू हो जाते हैं। उस पेशेंट भी पैनिक हो जाते हैं, लोग भी पैनिक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम वहां पे हमने कैसे क्या चिकित्सा करना चाहिए, वहां पे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली कफाहार चिकित्सा, जैसे हमने पहले बता दिया था, कफाहार चिकित्सा ज्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। भले वहां पे वाद शुष्क काश भी हो तो भी पहले जाकर वाद को ट्रीटमेंट नहीं देना है। वहां के लिए उसके लिए हम पहले एक दशमूला
देवदार कषाय बताया था, उसको थोड़ा सा और एक युक्ति का अनुसार थोड़ा और हम चेंज करके अभी का कंडीशन का अनुसार दशमूल, देवदारू, सौंठ, मुस्ता, परपड़ग, अमृत, वाशा, पुष्कर मूल, मुलट्टी और भारंगी, ये टोटल 30 ग्राम लेकर 4 ग्लास पानी में उबालकर 1 ग्लास करके आधा आधा ग्लास दिन में 2 बार पिएंगे, पेशेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, प्राणवायु में आवरण हुआ कफ निकल जाएगा, वो निकल जाएगा तो पेशेंट को श्वास लेने में दिक्कत नहीं आएगा, चेस्ट पेन नहीं होंगे, खांसी भी थोड़ा कम हो जाएगा, श्वास बिल्कुल सही हो जाएगा, SpO2 वगैरह जिसको 85 86 हुआ उसको धीरे धीरे तो 3 या 4 दिन के अंदर ही 90 के ऊपर आने लगेगा, पेशेंट को बिल्कुल कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी केवल ये काढ़ा उकाल के दे सकते हैं, वहां पे आपको 3 गोली और आगे बता रहा हूं या 4 गोली बता रहा हूं, धन्वंतरम गुलिका, महाधन्वंतरम गुलिका, गौरोजनादि गुलिका और बृहद कस्तूरी भैरव गुलिका, ये 4 गोली अवस्था के अनुसार जो पहले अभी जो बताया हुआ जो दशमूल वाला काढ़ा में प्रक्षेपण डाल के या अनुबान करके आप दे सकते हैं। धन्वंतरम गुलिका माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में, महाधन्वंतरम गुलिका माइल्ड टू मॉडरेट, गौरोजनादि मॉडरेट टू सीवियर, बृहद कस्तूरी भैरव सीवियर कंडीशन में आप उसको अनुबान के साथ इसके साथ आप इस तरह का युक्ति के साथ आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। ये कफवात कंडीशन में अमृत जैसा काम करेगा ये दवाई। इसके अलावा अगर ये सारा दवाइयां नहीं मिल पा रहे तो सौंठ, पुष्कर मूल, अमृत और खंडकारी, केवल इसका काढ़ा 30 ग्राम लेकर 4 ग्लास पानी में उबाल के करेंगे तो भी इस कंडीशन से पेशेंट बाहर निकल जाएगा। जहां पे कास प्रदान है, ये जो श्वास के लिए नहीं, वहां पे थोड़ा ज्यादा कास प्रदान है और शुष्क कास भी है और श्वास भी है उस कंडीशन में, लेकिन श्वास से ज्यादा कास का प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह बाकी कंडीशंस भी है, तो वहां पे विल्वा मूल, धनिया, बाला, जीरा, मूंग, देवदारू, सौंठ, जीवंती, इसका काढ़ा बना के दे देंगे तो खांसी भी बहुत जल्दी सही हो जाएगा, बुखार भी चले जाएगा पेशेंट का। कास 2 प्रकार में आएगा, एक कफ प्रधान कास और एक वात प्रधान कास। वात प्रधान कास, शुष्क कास बहुत जल्दी एक शत कास में कन्वर्ट होके क्षय लक्षण के साथ फाइब्रोसिस जैसा प्रॉब्लम में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। कफ कास निमोनिया जैसा कंडीशन में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में महाविल्वादि लेह्यम इक्वली इफेक्टिव है। विल्वादि लेह्यम और महाविल्वादि लेह्यम दोनों अलग है। महाविल्वादि लेह्यम चाहिए, एक 400 ग्राम महाविल्वादि लेह्यम में 25 ग्राम महाविल्वादि लेह्यम में 400 मिलीग्राम लोहा भस्मम, अगर 101 पुड़बाग मिल जाते हैं, पुड़ी मिलते हैं, तो वो 400 मिलीग्राम डालकर एक कटोरी में अच्छे से मिलाकर रखना है और पेशेंट को बोलना है सुबह से शाम तक उसको चाटते रहना है और खत्म करना है। इस तरह का 2 या 3 दिन लगातार करते समय पेशेंट का उरस बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई फाइब्रोसिस वगैरह है तो वो भी सही हो जाएगा, क्षय का अवस्था, सारा जो क्षय का अवस्था है वो सही हो जाएगा और पेशेंट इवन वो क्रिटिकल स्टेज में जाने वाला पेशेंट भी ये एक दवाई का प्रयोग से बाहर निकल के आ जाएगा। अगस्त्य रसायनम, अगस्त्य रसायनम सारा कासा श्वासों के लिए हित है। इसके अलावा हृदरोग में भी विशेष बताया गया है, अरुचि के लिए भी बहुत ही विशेष है। जो हार्ट पेशेंट के कोविड हुआ तो वहां पे अवले में अगस्त्य रसायन ज्यादा सही रहेगा। कूष्मांड रसायनम वाद कास के लिए, क्षय अवस्था के लिए, फाइब्रोसिस जैसा कंडीशन के लिए
और पित्त प्रधान अवस्था में भी कूष्मांड रसायन अच्छा है। कूष्मांड रसायन थोड़ा सा कफ बढ़ाते हैं, तो ज्यादा कफ प्रेडोमिनेंट वाले पेशेंट को वहां पे शुष्क कास होते हुए भी एकदम जाके कूष्मांड रसायन नहीं दिया तो ज्यादा अच्छा है। वाशारिष्टम, वाशारिष्टम वाद प्रधान में दे सकते हैं, और ये हेतु विपरीत चिकित्सा और व्याधि विपरीत चिकित्सा दोनों में काम आने वाला एक मेडिसिन है वाशारिष्टम। क्षय में भी काम आते हैं। कनकासवम कफ प्रधान कास में आप एक व्याधि विपरीत चिकित्सा के अनुसार दे सकते हैं। इसके अलावा बला जीरगादि कषायम, ये भी वाद कास के लिए, शुष्क कास के लिए अच्छा है। एलागणादि कषायम क्षयज कंडीशन के लिए, साथ के साथ श्वास भी ज्यादा है तो वो दे सकते हैं। विदारी आदि भी वाद पित्त शमन करते हैं, साथ के साथ क्षय के लिए भी, श्वास के लिए भी विदारी आदि रात को देना ज्यादा अच्छा है। धूमपान के लिए हल्दी, एरंडमूल, देवदारू, मनशिला, हरिदाल, लाक्षा और जटामांसी, ये अष्टांग हृदय का एक धूमपान का है, बहुत ही कार्य करने वाला एक है। इसको थोड़ा सा घी में पीस के घी में मिलाकर अच्छे इसको भर्ती बनाकर इसका धूमपान करेंगे तो बहुत ही जल्दी अक्यूट कंडीशन में भी श्वास सही हो जाएगा, वायु सही हो जाएगा और पेशेंट को श्वास लेने में दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये नहीं मिला तो केवल जो पीस कर भी धूमपान कर सकते हैं। अभी भी हमने बहुत सारे जो दवाइयां बताए हैं, जो एक जो सेकंड स्टेज वाला कंडीशन में, ये भी सारा दवाइयां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया था कोविड में सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्यों है, उसमें एक और कारण ये है कि एक्सेस नंबर ऑफ मेडिसिन, भले वो आयुर्वेद हो भले वो एलोपैथी हो, ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का वहां पे जठराग्नि कमजोर है, आम है, उस समय आप बहुत ज्यादा मेडिसिन देंगे, बहुत ज्यादा मेडिसिन देने का उस कारण आम बढ़कर उसको पेशेंट को मृत्यु दिला सकते हैं। तो आप पैनिक होके बहुत सारा दवाइयां मत दे दीजिएगा, अवस्था का अनुसार 1 या 2 दवाई ही काफी है, तो ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। अभी हम एक तीसरा स्टेज में या सिवियर कंडीशन में, चांस ही नहीं है पेशेंट को, एलोपैथी वाला भी हाथ जोड़ दिया है, पेशेंट को SpO2 85 का नीचे लग गया, बाकी सारा मार्कर्स उसका पीक लेवल में पहुंच गया, CRP हो और बाकी अलग अलग तरह का मार्कर्स हो, HB लेवल डाउन हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट में पीलिया जैसा आने लग गया, या SGOT SGPT वगैरह भी बढ़ने लग गया, कन्वर्शन जैसा प्रॉब्लम किसी पेशेंट्स में, अपस्मार लक्षण वगैरह या प्रलाप वगैरह आने लग गया, तीव्र ज्वर या इंटरमिटेंट फीवर, और HRCT स्कोर 25 आउट ऑफ 20, इस तरह का कंडीशन जो हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? पहले अगर हम जिस तरह से अभी हम बताया गया है उस तरह के पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे, उसका प्रारंभ दशा में ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक भी पेशेंट यहाँ तक पहुंचेगा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पेशेंट इस तरह का गलत आहार विचार के कारण यहाँ पहुंच गया है, तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए? शनिवार ज्वर उसका पीक में पहुंच गया है, रिष्टाभास लक्षण या रिष्ट लक्षण, प्रत्यक्ष रिष्ट लक्षण दिखाने शुरू हुआ है, आचार्य ने असाध्य बताया गया है, वहां पे फिर बचाना मुश्किल होता है पेशेंट को। रक्त धातुओं में और अलग अलग धातुओं में शनिवार ज्वर का लक्षण दिखाने लग गया है, उस कंडीशन में भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर उस समय आप युक्ति के अनुसार तुरंत पेशेंट को दवाइयां दे देंगे तो वहां पे काम आने वाला कुछ दवाइयां हैं।
एक गोरोजनादि गुलिका, गोरोजनादि गुलिका अगर वो कंडीशन में ज्वर प्रदान है तो अदरक कर इसके साथ, श्वास प्रदान है तो जीरा पानी के साथ, जीरा पानी मतलब 2 गिलास पानी में 2 चम्मच जीरा डाल के उकाल के आधा गिलास करना है और छान के उस पानी के साथ गोली देना है या उसमें पीस कर डालना है। और रिष्ट लक्षण पूरा दिख गया है पेशेंट के, ये सारा जितना भी अभी बताया वो सारा लक्षण आ रहे हैं, तो वहां पे ब्रेस्ट मिल्क के साथ गोरोजनादि दे सकते हैं। और यही प्रक्षेम अनुमान में आपको बृहद कस्तूरी भैरव रस भी दे सकता है। इसके अलावा त्रायंद्यादि कषाय, त्रायंद्यादि कषाय शास्त्र योग में सन्निबाध ज्वर में बताए हुए एक योग है। ये सीताराम आयुर्वेद फार्मेसीज को बनाते हैं। त्रायंद्यादि कषायम गोमूत्र में बनाना है और सीताराम वो गोमूत्र में बनाते हैं या नॉर्मल पानी में बनता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कफा या सन्निबाध उसका सिवियर कंडीशन में भी त्रायंद्यादि कषायम पेशेंट को मृत्यु से जाने वाले पेशेंट को भी वापस बुलाए हुए कई सारे अनुभव पिछले 10-15 साल से त्रायंद्यादि कषायम के साथ है। तो त्रायंद्यादि कषाय जरूर याद रख लीजिएगा इस तरह का कंडीशन में। बृहद कठफलादि कषायम ये भी सीताराम ही बनाते हैं, शायद और भी कंपनियां बनाते हैं तो आप देख लीजिएगा। बृहद कठफलादि कषायम थायराइड वगैरह कंड रोग में वगैरह कॉमनली उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बृहद कठफलादि कषायम सन्निबाध ज्वर में बताए हुए एक योग है। स्पेशली जब ये सारा जो लक्षण के बाद कर्णमूल शोफम, यहाँ पे पेशेंट को दाने आना या सूजन आना, ये रिष्ट लक्षण का सबसे लास्ट लक्षण है, वो आने के बाद फिर पेशेंट बचना मुश्किल हो जाते हैं। बाकी ये श्वासकाश वगैरह फिर भी हम बचा सकते हैं। बृहद कठफलादि कषायम उस कंडीशन में पेशेंट को देने के लिए उचित है। कर्णमूल शोफ भी, कंड रोग भी और वो कन्वर्शंस भी, प्रलाप भी, अपस्मार भी सही करेंगे बृहद कठफलादि कषायम। महाबिल्वादि लेह्यम ये दोनों जगह पे, इवन ये सिवियर कंडीशन में भी और मॉडरेट कंडीशन में आपको आंखें बंद करके दे सकते हैं। चुक्कुम तिप्पल्यादि गुलिका ये ब्रेस्ट मिल्क में मिलाकर दे सकते हैं पेशेंट को। अभी आप लोगों को मिल सकते हैं, जो कंपनियां बनाते हैं ये दवाइयां बताए हैं। अभी जो बताने वाला जो है सन्निबाध ज्वर कषायम, ये सन्निबाध ज्वर कषायम हम ऑलरेडी पहले बताया है। बहुत ही एक रहस्य योग है, प्राचीन योग है। ये योग सन्निबाध ज्वर आज कोविड के बाद नहीं हो रहा, सन्निबाध ज्वर प्राचीन समय से है। सन्निबाध ज्वर होके पेशेंट श्वासकाश बढ़ के ऊर्ध्व श्वास में पेशेंट जैसे तड़पते हैं, उस कंडीशन में और रक्त धातु में भी ज्वर पाक होके आने के बाद उस कंडीशन में भी ये सन्निबाध ज्वर कषाय देते समय पेशेंट वापस उनका जिंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन ये मिलना मुश्किल है दवाइयाँ, आप उसको अवेलेबल कराना है आपको। बकुची का सीड, कोडज बीज, विडंग, धनिया, इलायची का बीज, चिरायता, बाला, शारिबा, वाशामूल और विल्वा, कटुरोहिणी, मुसली और दशमूल। दशमूल के अलावा, दशमूल में सारा दवाई एक एक इंग्रेडिएंट डालना है, उसके अलावा बिल्वा अलग से भी डालना है और भारंगी, ये सारा मिला के 30 ग्राम लेकर 4 गिलास पानी में उबालकर 1 गिलास करके आधा आधा गिलास में 1 चम्मच कम से कम ब्रेस्ट मिल्क डालकर अगर आपको दे पाएंगे तो पेशेंट, अगर उनका भगवान ने अगर उनका मृत्यु लिखा नहीं है तो आप उसको बचा सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क किसी भी हालत में नहीं मिल रहा तो वहां पे आपको गोरोजनादि भी मिला सकते हैं। ये सन्निबाध, प्रलाप, अभिन्यास, इस तरह का सारा जो असाध्य सन्निबाध में आपको दे सकते हैं। रक्त धातु में आश्रित हुआ सारे एसपी, प्लेटलेट्स, ये सारे चीजें
ये केवल एक कषाय से भी सही हो जाएगा। उसके साथ सन्निपात में जो आते हैं उपद्रव है, जो ऊर्ध्व श्वास, खास, ये भी सही हो जाएगा। ओजस जो है वो वापस मिल जाएगा। और ये एक कृमिनाशक औषध भी है, जितना सारा वायरस और एलर्जेंस है इसको भी डिटॉक्सिफाई करेंगे। तो ये सन्निपात ज्वर कषायम है। ये कषायम आपके पास हो तो ये आप बना के रखेंगे तो आपको इस तरह का पेशेंट को बचाने के लिए काम आएगा। एक और सन्निपात है ज्वर कषायम, ये अग्रग्राही, ये अकरकारा, त्रिगडु, त्रिफला, दशमूल, चिरायता, हल्दी, अबामार्गा, कूष्मांडा, वचा, भारंगी, चादुर्जादा, रासना, तांबूला, एरंड का मूल बाकी जितना भी आप 30 ग्राम में 1 किलो रेशियो में डालते समय एरंड मूल 2 गुना डालना है। मुस्ता, उड़द, सहजर, शतपुष्पा, जंगली तुलसी मतलब राम तुलसी वगैरह जैसे शायद यहाँ पे बोलते हैं, जो सड़क पे आप बड़ा बड़ा पौधा करके मिलते हैं, वो वाला तुलसी। गन्ना, चित्रक, चक्रमर्द, विडंग, तुलसी, मुसली, जीवंदी, धनिया, दुष्पर्श या दुरालभा और अश्वगंधा। बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन ये कषाय अगर आप बना के देंगे सन्निपात, कफज सन्निपात में पेशेंट का जितना भी श्वास और कास और क्षय प्रधान हो वो पेशेंट बच जाएगा। केवल इसका सन्निपात कंडीशन से पेशेंट बाहर निकलेगा, केवल ये नहीं है, पेशेंट का बहुत से बीमारी चले जाएगा। क्योंकि सारा रोग जागृत में होते हैं, वो जागृत पे हम दवाइयां औषध वगैरह देकर हम पेशेंट को ठीक करते हैं, तो वो रोग का जो भय है वो भय बोध में घुस जाते हैं। वो बोध से वो चिंतन करके वो बोध से फिर वो स्वप्न सुषुप्ति में ये रोग का भय फैल जाते हैं। और आप सभी जानते हैं आहार का सूक्ष्म अंश मतलब मन है, तो ये मन में घुसकर पेशेंट का जब वो हृदय क्रिया करते हैं, मैथुन करते समय, ये रोग का भय उनका अंड और बीज को दुष्टि करके आने वाले बच्चों को भी ये रोग का असर देते हैं। और ये एक कषाय वो अंड और बीज से भी रोग का दुष्टि है, जो दोष है उसको निकलने के लिए पर्याप्त है। आने वाले पीढ़ी को भी ये रोग से बचाने के लिए ये काढ़ा कार्यगर करते हैं। कुछ पेशेंट को बेहोश हो गया है, ऐसा कंडीशन में सन्निपात में दारुई, मुस्ता, भूनिम्ब, त्रिफला, तुलसी, नीम, इसका काढ़ा बना के पिलाएंगे तो उसको वापस होश में आएगा। इसके अलावा हमने पहले भी बताया था, जो नस्यम करने के लिए अदरक का रस में सौंठ का पाउडर मिला के नस्यम करेंगे तो भी होश में आएगा। गोरोचनादि गुलिका ब्रेस्ट मिल्क में साथ मिलाकर फॉरहेड में लेबन करेंगे तो भी पेशेंट का होश में आ जाएगा। ये सब होके जब पेशेंट, ये जो हमने जो अभी एक 3 स्टेज बताया है, फर्स्ट जो करने के लिए बहुत ही सरल द्रव्य से हम स्टार्ट किया है, क्रिटिकल कंडीशन में इस तरह का द्रव्य का इस्तेमाल करके हम उसको बचा सकते हैं। जब वो सन्निपात ज्वर का कंडीशन से बाहर आ जाएगा, पेशेंट का ज्वर का शमन हो गया, मलभाग हो गया, पेशेंट को भूख लगने लग गया, इंद्रियों को आसाद हो गया, और उस कंडीशन में श्वासकाश वगैरह का शमन हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक तो घृत सेवा, या तो नॉर्मल घृत का सेवन करना है पेशेंट को, या तो सिद्ध घृत जैसा इंदुगांध घृतम, धन्वंतरम घृतम, इस तरह का घृत का सेवन करना अच्छा है। अभ्यंग करना जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन, जो ऑयल, जो तेल लगाने के लिए लाक्षादि तैलम, बाला अश्वगंधादि तैलम, धन्वंतरम तैलम, इसमें से कोई भी एक तेल से अभ्यंग करना
और आहार पेय विले भी यूशा रस के हिसाब से 7 दिन के बाद फिर मूंग डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसको धीरे धीरे पेय विले भी यूशा रस के साथ उनको धीरे धीरे जठरान को पाचन करके बढ़ा बढ़ा के उनको कर सकते हैं। इतना हम करेंगे तो कोविड-19 हर एक कंडीशन में आयुर्वेद का हाथ में है। सबसे ज्यादा हमको पेशेंट को प्रारंभ दशा में ही उसको सही करने का, उनको स्वस्थ प्राप्त दिलाने का एक वादा हम सभी लोग करना है, ताकि जैसा जैसा प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते जाएगा, मेडिसिन का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा, कैजुअलिटी का प्रॉब्लम रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मुझे अभी तक जितना भी बताया है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ आया है। जितना भी पहले हमने बताया है, आप लोग कई सारे लोग ग्रुप में भी उसका रिजल्ट बताया गया है कि क्रिटिकल पेशेंट भी बाहर आया है, और अभी जो बताया इसमें भी आप लोग जितना भी लोग उसको उपयोग करेंगे और पेशेंट्स को दे देंगे, और इसमें जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो भी उपशय मिल रहा है, जो भी पेशेंट आप बचा पा रहे, उसका बिल्कुल वो मेरा कारण नहीं है। जो भी आप उसके लिए शुक्र देना चाहते हैं तो वो मेरा गुरु परंपरा को दे दीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा गुरु परंपरा का वजह से है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जो भी आप लोग करते समय कोई गलती हुआ है मेरे से, या कोई चीज आपको समझ नहीं आया, तो वो सिर्फ मेरा गलती है, वो मेरा गुरु परंपरा का नहीं है, मैं वो ठीक से समझ नहीं पाया। तो जो भी उसमें आपको जो भी बुरा लगते हैं वो सारे सिर्फ मेरा ऊपर ही रख लीजिएगा। और अभी आप लोगों को कुछ पूछना है, अगर कुछ करना है तो हम एक 15-10 मिनट रख सकते हैं। तो उसमें अगर अभी तक जो टॉपिक बताया उसमें कुछ समझ नहीं आया, या कुछ चीजें और क्लियर करना है, या कुछ और पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक 10 मिनट हम उसके लिए रखते हैं। एक ना केस है, उसका पेशेंट का मधुमेह है, उसको इस समय अभी तक आप मैसेज कर रहे थे तो मैंने देखा नहीं है, तो अभी मैंने सर अभी देख रहा हूँ, अभी आप लोग मैसेज कर लीजिए। अगस्त्य रसायन सारे घास के लिए अच्छा है, वादा और कफ घास के लिए विशेष अच्छा है, और ये रसायन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगस्त्य रसायन बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कासा रिकरेंट होने का मेन कारण इस तरह का उपचरण करेंगे और करने के बाद करेंगे तो ये रिकरेंसी नहीं होगा। प्रेग्नेंट वुमन के लिए, गर्भिणी के लिए ज्वर आते समय शुरुआत में ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशमूलक घटोत्कच जैसा योग वगैरह गर्भिणी के लिए दे नहीं सकते। तो हमने बताया शुरुआत में ही षडंग का सारा 6 द्रव्य साथ के साथ मुलेट्टी, तो टोटल 7 हो गया। इसको 30 ग्राम दवाई लेकर 4 गिलास पानी में उबाल के 1 गिलास करके आधा आधा करके पी लेंगे तो वो सही हो जाएगा। हमारा प्रदीप जी एक प्रेग्नेंट लेडी को दिया भी था, एक ही बार से ही पेशेंट सेफ भी हुआ था। महाविलवादी लेहम 25 ग्राम महाविलवादी लेहम लेकर लोह भस्मम या लोह सिंदूरम 400 मिलीग्राम लोह भस्म या लोह सिंदूरम लेकर मिलाकर उसको दिन भर चाटते रहना है। और क्या क्वेश्चन आ रहा है? सीधरा फार्मेसी का जो कषाय बताया उनका नाम, एक तो त्रायंदी आदि कषाय बताया है, शास्त्रियों का योग है। दूसरा बृहद कटफल आदि कषाय, बृहद कटफला दशमूल का जो बृहद पंचमूल का जो द्रव्य है, बृहद कटफल आदि कषाय। जी जी। अच्छा, अगर कोई पेशेंट सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम है, उनका पहला दीजिए कार्डियक प्रॉब्लम के साथ, तो अगर कोविड-19 पॉजिटिव आ गया और एजेड पर्सन, इसको मैनेजमेंट के लिए ऐसे क्या कुछ स्पेसिफिक तरीका है क्या? उसको स्टार्टिंग में ही अगर आप भला अर्जुन, पुष्कर मूल, देवदारू और हस्ती शुंडी और सौंठ, इसका अच्छा, ये पहले बताए थे ग्रुप में? जी, ये पहले भी ग्रुप में बताए थे आप ना? जी 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 जी। अगर हाँ हाँ। ये अगर आप स्टार्टिंग में ही देंगे
हाँ तो पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। या तो अच्छा सहस्त्र योग अग्निमुखी चूर्णम नाम से एक और चूर्णम आता है, अग्निमुखी चूर्णम सहस्त्र योग में। अग्निमुख चूर्ण है हाँ। अच्छा ये चूर्ण आजकल वो कोविड ठीक होने के बाद हार्ट फेलोर भी हो रहा है, और क्या हो इसका रहा है? बजाय बोल रहे हैं कि ब्लड ब्लड का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा डेंसिटी हो रहा है, सप्लाई ठीक नहीं हो रहा है, गंठिया पड़ जाते हैं, इसके बाद डेथ हो रहा है। तो मेरा कहने का ये है कि अगर कोई कोविड पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं तो साथ के साथ हम अर्जुन जैसे कुछ चीज हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए ऐड कर सकते हैं क्या? यहाँ पे एक चीज हम समझना बहुत जरूरी एक चीज है। आयुर्वेद में हमारा आचार्य लोग ने जितना भी सारा जो क्लासिकल योग होते हैं, ये हाँ क्लासिकल योग इस तरह का डिजाइन किया है कि वो इतना दीर्घ वीक्षण करके सन्निपात में आने वाला सारे जो लक्षण है, जैसा हाँ हाँ हृदशूला और इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर और रक्त धातु में आने वाला जो सारे चीजों में मिलाकर जितना भी सारा योग बताया गया है, वो हाँ सारे योग उसको सही करना हो। जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ योग में पुष्कर मूल इंग्रेडिएंट, हाँ हाँ पुष्कर मूल ये हमारा क्लासिकल योग में आ रहे हैं ताकि वो सन्निपात ज्वर में हृदशूला आ सकते हैं, हृदरोग आ सकते हैं, तो हाँ उसको हाँ वही हाँ हृदरोग को रोकने के लिए तो हमको इसके अच्छा अलावा और कोई एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है थैंक यू थैंक यू। एक पेशेंट है जो अभी प्रेजेंटली मधुमेह का पेशेंट है, उसको ओबेसिटी है काफ़ी ज़्यादा, और मधुमेह भी 400 से ऊपर चल रहा है, फास्टिंग 300 है, एंड उसका टेम्परेचर 103, और ऑक्सीजन रिड्यूस 95 से होती हुई 88 तक आ गई है, और सिर्फ ज्वर और उसको मतलब ऑक्सीजन रिडक्शन, बस 2 ही सिम्पटम्स हैं। कास की अभी स्टार्टिंग हुई है, ड्राई कास की अभी स्टार्टिंग हुई है, जिसमें आज ही फेन आना शुरू हुआ है कास के साथ, वो भी सिर्फ भोजन ग्रहण करने पे। तो देवदारू का कषायम चल रहा है, जो देवदारा का जो हमारा ये है दशमूल देवदारा का ना, जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं वो मैं दे रहा हूँ साथ में, और गिलोय हरितकी और अदरक का जो है वो काढ़ा अलग से, कन्वर्टी चल रही है, साथ में ये चल रहा है प्रेजेंटली। बट प्रेजेंटली डिटेरोरेट हो रहा है पेशेंट, शुगर लेवल भी काफ़ी बढ़ गया था तो अभी कुछ कंट्रोल्ड है, बट प्रेजेंट सिचुएशन ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, उसके साथ साथ में ज्वर इस समय 103 है, थोड़ा ऑक्सीजन इंक्रीज किया है, अभी 88 से 91 पर वापस लेकर आए प्रेजेंटली, अभी सरसों के तेल की मालिश और ये काढ़ा रिपीट करवाने के बाद। बट अभी ज्वर इस समय 103 से ऊपर जा रहा है, पेशेंट डिटेरोरेट हो रहा है, तो व्हाट कुड वी डू प्रेजेंटली? सिराइता है, क्योंकि जैसा हमने जो धनिया और सिराइता का जो कषाय बताया था, वो कषाय में 2 गुना सिराइता, मतलब एक मात्रा और बढ़ा के सिराइता डालकर उसको काढ़ा बनाकर देने से सिराइता एक संदाब को भी रिड्यूस करते हैं। साथ के साथ प्रमेह ज्वरम, तो प्रमेह अनुबंधी ज्वरम आता है जो पेशेंट को, और उस कंडीशन में भी ये चिरायता उसके लिए विशेष प्रभाव दिखाते हैं। तो वहाँ पे ये कषाय देकर और उसको एक थोड़ा सा उपशय मिलने के बाद फिर जो हमने कफाहारा कपि का जो कषाय बताया गया जो दूसरा स्टेज में, वो कषाय देते समय तो वहाँ पे बाकी उनका क्लद दुष्टि भी सही हो जाएगा, साथ के साथ प्रमेय के साथ फिर उनका बाकी जो उपद्रव भी सही हो जाएगा। अच्छा और एक बात है। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ थैंक यू। सर जी, हमारा वो जो जितने सारे आप एडवाइस दिए हैं, जो आइडिया दिए हैं, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट लिखने के लिए इतना वक्त नहीं मिला कि इसको कंप्लीट कर पाए। तो कैसे है? वो जितने सारे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो आप जो डिस्कशन किए हैं, वो डिस्कशन को लिखने के लिए उतना वक्त नहीं मिला है कि वो कंप्लीट लिखने के लिए प्रॉब्लम हुआ है। तो
नहीं, ये इसके बारे में एक्चुअली हमारे यहाँ का जो वैद भागेश जी जो है, वो हमारा सारा ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड किया है, तो ये जो हाँ। रिकॉर्ड किया हुआ क्लास आपको जल्दी से ही मिल जाएगा। अच्छा, जी। ठीक ठीक, थैंक यू। हेलो। आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग पेशेंट का ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने बजाय आपको जो अभी हमने लेक्चर बताया है उसके ऊपर कुछ डाउट है तो वो पूछ लीजिए, कि ताकि अभी आपने एक क्वेश्चन एक पेशेंट का ऊपर पूछेंगे तो हम उसका आपको आंसर दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट एक पेशेंट का ऊपर आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम इस तरह का लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उसका ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। हेलो। अगर हेलो। कोविड के साथ में के पेशेंट को अगर अतिसार भी हो जाए और वमन भी हो जाए जी, तो शास्त्र योग में किरात मंदाग्नि दिक्तादि कषायम हमने पहले बताया गया है ग्रुप में, किरात दिक्तादि कषायम जी, उसका योग धन्यवाद। ऑलरेडी ग्रुप में बताया था। हेलो। धन्यवाद। हेलो, हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्कारम सर। जी जी बोलिए। हाई ग्रेड फीवर में कौन से योग जो है वो जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं फीवर को, वो कौन से हो सकते हैं जो आपके हाई प्रैक्टिकल ग्रेड आपके फीवर आपने में यूज से किए हों? पहले जो बताया था मुस्ता परपड़गा सौंठ धनिया और देवदारू सिराइता का जो कषाय है वो जितना भी हाई ग्रेड फीवर है उसको डाउन कर देंगे। क्या क्या? मुस्ता, परपटक, सौंठ। मुस्ता परपड़गा सौंठ देवदारू धनिया चिराइता, ये वाला योग बताया है हमने स्टार्टिंग में। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, ये जो त्रिकटु धनिया सेंधा इसमें खड़ा मूंग कितना डालना है? जितना आपने टोटल बाकी सारा 5-5 ग्राम लेंगे तो टोटल 30 ग्राम हो जाएगा एक इंग्रेडिएंट। सर इसको पका के लेना है? पका के लेना है, बॉयल कर? पका के सेक के फ्राई करके सेक के फिर पीस के फिर पका के लेना है। फ्राई करना है और उसके बाद उसको पीसना है, तो बाकी 30 ग्राम हो गया, 5-5 ग्राम और खड़ा मूंग 30 ग्राम, तो टोटल जी। 60 ग्राम हो गया। फिर 60 ग्राम के बाद इसको कितना लेना है? उसको आधा आधा चम्मच दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं, आधा चम्मच से 1 चम्मच। अच्छा, पानी में पका के? नहीं, गुनगुना पानी मिलाकर दे सकते हैं, और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जैसा कॉफी जैसा बनाकर ऐसा खाना है तो ऐसा भी खा सकता है। थैंक यू सर। सर कुछ कषाय के लिए जो द्रव्य है अच्छा द्रव्य नहीं मिल रहा है, वो उल्टा पुल्टा भी दे रहे हैं दुकान में, तो हम एग्जैक्टली सही हर्ब का साथ कोई कषाय अवश्य अगर अगर जरूरत है तो हम कैसे हमको मिल सकता है? तो देखिए इसके लिए एकदम एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपका अगर परिचित में या कोई जैसा पंसारी का दुकान है या आपका जो परिचित है तो आपको कोई ट्रस्टेड ट्रेडर्स है तो आपको वहां से मंगवा सकते हैं, या तो आपका आसपास का किसी भी प्रकार डॉक्टर्स को पूछ के उसको आइडेंटिटी करवा सकते हैं आप। वो तो वैसा बहुत तो मुश्किल है सर, आइडेंटिटी करने के लिए आदमी बहुत कम है। दूसरा ये वो जो ड्राई सूखा चीज दे रहे हैं उसको देखने के लिए जानने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और एक का 3 दुकान से एक ही चीज अगर परचेज करेंगे तो तीनों प्रकार का चीज मिल रहा है, तो डर अगर भी आप लग रहा है कि ठीक नहीं है ऐसे लग रहा है, तो ऐसे कोई अच्छा जगह है जहाँ से हम मंगा सकते हैं? अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको जो भी चाहिए आप पूछ सकते हैं, तो अगर हमारे पास है हाँ तो हम आपको दे सकते हैं ठीक है। या हम हाँ भेज सकते ठीक हैं। है ठीक है, मैं तो ग्रुप में हूँ। मोस्ट ऑफ तो ड्रग्स शनि, हम यहाँ पे स्टॉक करके रखते हैं। हाँ हाँ शनिवार तो जोरोहर कोसा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ठीक होगा, अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है सर।
जी सर फर्स्ट 7 डेज में जो आपने श्वास के लिए द्रव्य बताए थे, आपने प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? कौन सा वाला? सर श्वास के लिए जो आपने द्रव्य बताए थे, कर्कट श्रृंगी, मुस्ता, वो वाला प्लीज रिपीट कर देंगे? सन्निबाध जो मैं जो लास्ट स्टेज में बताया हुआ है, क्योंकि श्वास में कई सारे बताए हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे नहीं तो। नहीं सर, स्टार्टिंग में जहाँ पे वो अरुचि के लिए आपने मूंग वाली बात कही है, उसके बाद जब श्वास का। हाँ, वो अष्टावलय है ना, वो पूछ रहे हैं आप। जी ये जी जी कडफल पुष्कर मूल कर्कट श्रृंगी वाला वो बोल रहे हैं आपने, शहद मिलाकर लेने के लिए वो वाला बोल रहे हैं आपने। जी 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 सर। हाँ, उसमें कडफलम मतलब बृहद पंचमूल वाला जो दशमूल वाला आ रहा है? कडफलम, पुष्कर मूलम, कर्कटक श्रृंगी, त्रिकड़ु, दुष्पर्शा और कृष्ण जी, ये जी सभी सर। चीजें हैं। ये सभी चीजें इक्वल रेशियो में लेकर शहद मिलाकर चाटते रहने के लिए। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते। सर जैसे आपने बताया है महाबलवादी लेम के साथ लो सिंदूरम 101 लेना है। अगर लो सिंदूरम 101 ना मिले, 41 या 21 मिल जाए, क्या उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी हमें? बढ़ा सकते हैं। एक आप जैसे 400 मिलीग्राम के बजाय अगर आपको 41 मिल रहा है तो 600 मिलीग्राम तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ाना नहीं है। जी सर, लो सिंदूरम और लो भस्मम एक ही कार्य करेगा सर या अलग? एक ही कार्य करेगा, जो मिलेगा ले सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। हेलो सर। हेलो हेलो सर। जी जी बोलिए। सर दुष्पर्शम बोले तो ये लज्जालु को भी दुष्पर्शम बोलते, दत्तूरा को भी दुष्पर्शम बोलते, तो कौन सा है? जो लज्जालु जो कश्मी नोट है वो नहीं है, दुष्पर्शम दुरालभा। दुरालभा दुष्पर्शा के एक अलग एक और नाम है, वो है दुरालभा। हाँ ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर एलकनादिश। हाँ जी, एलकनादिश। सर एलकनादिश शेष कास के अलावा और किस में यूज होता है? एलकनादी क्षय रोगी के लिए, ब्रह्मांड करने के लिए एक सबसे अच्छा ड्रग है। इसके अलावा कास में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आधा प्रेडोमिनेंट कास श्वास में भी और पित्त प्रेडोमिनेंट कास श्वास में। कफ प्रेडोमिनेंट जिसको न्यूमोनिया वगैरह है, उस कंडीशन में एलकनादी का सेवन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ओके जी। सर आपने जो मूर्छा में नक्शे बताया उसके कंटेंट्स क्या थे? हेलो। मूर्छा के लिए जो बताया नस्यम, वो केवल अदरक का रस और सौंठ का चूर्ण। थैंक यू सर। सौंठ का पाउडर लेना है और वो अदरक का रस में मिलाना है और नस्यम करवाना है। ये क्लास तो सर फिर रिपीट मिल जाएगा ना? अगर रिपीट करना है तो करेंगे, और मेरा उम्मीद है कि रिपीट करने का अवस्था ना हो जाए। आप लोग ऐसे ही करेंगे तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा है? नहीं सर, अभी जो क्लास हुआ है जिसको लिख भी नहीं पाए, बहुत सारा योग रहा है। हाँ, वो ऑलरेडी वो तो रिकॉर्ड। फिर ये क्लास आएगा ना जी जी, ग्रुप वो पे? रिकॉर्ड हुआ है। वो रिकॉर्ड जो भी उसका जो रिकॉर्डिंग है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जी सर, थैंक्स सर।
और कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो वाइंड अप कर लेते हैं। सर प्रेग्नेंट लेडी में जब श्वासकाश रहेगा तो क्या किया जा सकता है, और ज्वर भी रहेगा तो? प्रेग्नेंट लेडी में आपको बहुत जल्दी से ही उसको इलाज करना जरूरी है, क्योंकि गर्भिणी में फिर आगे जाकर मेडिसिन, ये सारा मेडिसिन दे नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में ही जो गर्भिणी प्रेग्नेंट में ज्वर है, टेम्परेचर ज्यादा है, श्वासकाश भी आ रहा है, तो तुरंत षडंग का सारा द्रव्य साथ के साथ मुलट्ठी, तो ये टोटल 7 इंग्रेडिएंट मिलाकर 30 ग्राम पानी में 4 ग्लास पानी में उबाल कर 1 ग्लास करके आधा आधा करके दिन में 2 बार देंगे तो 2-3 दिन में ही सही हो जाएगा। ओके सर। जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी अगर पिछली बार वो ग्रुप में होगा 10-15 मिनट का, केवल गर्भिणी प्रेग्नेंट का लेडीज में जो कोविड का उपचार के लिए। गुरुजी बच्चों में हम क्या डोज देंगे, मतलब उम्र के हिसाब से हम क्या कैसे डोज निर्धारण करेंगे कषाय और गुड़िकाओं का? उम्र के हिसाब से आप फिलहाल हम एक डोज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 12 साल का ऊपर जो भी बच्चे हैं आप उसको अडल्ट मान के ही दे दीजिएगा। काश्यप का अनुसार 16 साल तक आप उसको कौमार वृत्ति में गिनने का जरूरत नहीं है। 12 साल के ऊपर जो भी है आप उसको अडल्ट डोज ही दे दीजिएगा। 12 साल के नीचे जो लोग हैं उसमें आप 6 साल तक का जो बच्चे हैं तो उसमें आप एक 6 साल से लेकर वहां पे तो आप आधा कर लीजिएगा डोज, मतलब आधा आधा ग्लास पिलाने के बजाय उसको 1/4 ग्लास पिला दीजिएगा। और 1 साल से लेकर 3 साल तक का जो बच्चे हैं तो उसको आप जितना नॉर्मल डोज है उसका 1/4 कम करके देना है। और 1 साल से 3 साल तक जितना भी बच्चे को अरिष्ट देंगे तो वहां पे उसको इक्वल रेशियो में पानी मिलाकर देना है। 1 साल से नीचे जो है तो उसको जितना भी जो दवाई चाहिए है वो उसका माँ को पिलाना है और वो दूध पिलाएंगे माँ। धन्यवाद। सर जिस पेशेंट में कास के साथ हमें प्रतिशय भी मिलता है, सुबह उठते ही छींकें शुरू हो जाती हैं और खांसी भी बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे हमें क्या योग सेलेक्ट करने चाहिए? जो लोग अभी जितना भी जो कास्ट के लिए बताए वो सारे साथ के साथ प्रतिशय और पेनस को भी खत्म करने वाला है, उसके लिए हम अलग से दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। जी हेलो। हाँ जी बोलिए। सर पोस्ट कोविड में ग्रोथ और अभ्यंग के सिवा कोई और टैबलेट्स कोई दवाई देने की जरूरत है? टैबलेट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद अवस्था का अनुसार आपको पेशेंट को रसायन दे सकते हैं, लेकिन रसायन पोस्ट कोविड में तुरंत देना उचित नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ये हम पेशेंट को सन्निपात ज्वर में पहले हम कफ को मैनेज करते, पित्त को मैनेज करते, उसके बाद पेशेंट को वाद ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए मिलेगा आपको पोस्ट कोविड में। इसलिए वहां पे अभ्यंग ज्यादा इफेक्टिव है। अभ्यंग माजरे नित्यम सजराश्रमवाद ऋषि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुप्तोक्त द्राट्य, है ना। तो उस कंडीशन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है, गृदबान सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद पेशेंट का जठराग्नि बिल्कुल नॉर्मल तरीके आएगा तो आपको रसायन प्रॉपर्टी जैसे च्यवनप्राशम, क्योंकि च्यवनप्राशम आप देखेंगे तो कासा श्वास में बताया गया है लेकिन कोविड में कम इस्तेमाल किए आते हैं। वो कारण ये है कि च्यवनप्राश दीर्घ कालानुबंधित्व रोग में सबसे विशेष है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा है, इसलिए च्यवनप्राश आपको रसायन में इस तरह का पोस्ट कोविड में आपको च्यवनप्राश इस्तेमाल कर सकते हैं, कूष्मांड रसायन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगस्त्य रसायन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह का युक्ति भी कर सकते हैं, 15 दिन अगस्त्य रसायन दे दिया, 15 दिन कूष्मांड दे दिया, फिर 15 दिन च्यवनप्राश दे दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके सर। सर हम भस्त्रिका दवाई दे सकते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते। जैसे अभी कोविड एसोसिएटेड एंजाइटी डिप्रेशन के लिए क्या बेटर कर सकते हैं?
डिप्रेशन के लिए यहाँ पे कोई मेडिसिन इतना कार्य करेगा नहीं है, और मेडिसिन हम इतना ज्यादा पेशेंट को दे भी नहीं सकते। लेकिन डिप्रेशन के लिए सबसे बढ़िया दवाई आपका वाणी है, आपका मुंह से बोली हुई शब्द है, क्योंकि शब्द आकाश बोध का गुण है, शब्द सूक्ष्म है। शब्द जितना आपका स्वप्न सुषुप्ति में और जागृत में जाएगा, उतना तो कोई भी औषध नहीं जा सकते। तो हमारा वाणी ऐसा वाणी होना चाहिए जो पेशेंट का अंदर आत्मा तक एक बिजली जैसा कार्य करेगा, तो पेशेंट आधा घंटे में उनका डिप्रेशन चले जाएगा। पहले हम ये एक चीज करने का प्रयास करना है। और इसके अलावा आप पेशेंट को ये कच्चा गेहूं दूध में मिलाकर फॉरहेड में वगैरह लगाना, ये सारी चीजें भी इंसोमिनिया जैसा कंडीशन के लिए अच्छा है। लेकिन मानस मित्रम वडिगा सर्पगंधादि गुलिका जैसा चीजें सन्निपात ज्वर का कंडीशन में लेना अच्छा नहीं है। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते गुरुजी। सर, अभी देखा गया कि पोस्ट कोविड वीकनेस तो पेशेंट बहुत ही आ रहे हैं, ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ था, बट फिलहाल कुछ भी दिया तो वीकनेस तो ज्यादा कम नहीं हो रहा है गुरुजी, पोस्ट कोविड वीकनेस। तो पोस्ट कोविड वीकनेस के लिए एक तो हमने जैसा बताया था तैल और घृत का प्रयोग ये करना जरूरी है। और इसके अलावा जो अभी जो मूंग का जो एक पाउडर का जो योग बताया है, वो भी वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद पेशेंट को जो रसायन प्रॉपर्टी में डालेंगे, वो भी उसको वीकनेस पूरी तरह से क्योंकि ये धातु पाक मलपाक से बाद धातु भाग होकर संघीपात से बाहर आए हुए पेशेंट को सारा सप्त धातुओं में वापस पहले जैसा होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर देना चाहिए। पोस्ट कोविड के बाद आप जो पेशेंट अगर ज्यादा प्रॉब्लम में आए हुए एक पेशेंट हो कोविड का, अगर वो रिकवर होने के बाद भी कम से कम 2 से 3 महीना आपको शरीर को समय देना चाहिए। वो समय का अंदर हम इस तरह का उपचार करेंगे तो निश्चिंत वो सही हो जाएगा। जी गुरुजी, थैंक यू। सर, जैसे कोविड के पेशेंट है या शुष्क काश वगैरह इसमें रहती है, तो इसमें कोई वस्ती प्लान कर सकते हैं हम लोग? शुष्क काश में वस्ती बताया तो है, लेकिन वहां पे शुष्क काश केवल काश में बताया गया, लेकिन सन्निपात ज्वर एसोसिएटेड शुष्क काश में आपको वस्ती नहीं करना चाहिए। ओके। और सर, जैसे नव ज्वर में कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें हम एरंड ऑयल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वहां पे एरंड ऑयल से भी अच्छा है कि अमृतोत्तरम कषायम, अमृता हरिदे की सौंठ, ये कड़ा देंगे तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेशेंट को अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। हेलो, नमस्ते सर। वो मृद्विका दवाई दे सकते हैं क्या सर? किस कंडीशन में? श्वास के टाइम पे दे सकते हैं, लेकिन पहले जो 3 से 5 दिन में हम पहले जो 3 दिन है, ये 3 दिन में मैक्सिमम अवॉइड करने का कोशिश करना है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है तो सोच सकते हैं पहले 3 दिन हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल दे सकते हैं। मृतिकादि लेहम दे सकते हैं, विदारी आदि लेहम दे सकते हैं। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज में जो पहले बताया था, उसमें श्वासकाश अगर है तो विदारी आदि लेहम भी दे सकते हैं प्रेग्नेंट वालों में के लिए भी। थैंक यू।